हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्म्स डिजिटल चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे YDSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमने लास्ट वीडियो में YDSC और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इफेक्ट ऑफ ग्लास शीट इन YDSC उसका पूरा थ्योरी रिवाइज किया था, उसके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज किए थे। आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट राइट अवे। सॉल्व करते टाइम आप अपने शॉर्ट नोट को साथ में रख सकते हैं ताकि आपको कोई फॉर्मूला अगर याद ना है तो आप तुरंत वहां से देख पाए। तो स्टार्ट राइट अवे। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। एक बार रीड कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सोर्स इज व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट यूज किया है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि जब हम YDSC में व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसके इंटरफेरेंस पैटर्न पे। तो वो भी आप एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरह याद रख सकते हो कि हमारा जो सेंट्रल ब्राइट होता है वो व्हाइट कलर का बनता है विद रेड एजेस, और रेस्ट ऑफ द जो फ्रिंजेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कलरफुल हो जाते हैं। ये हमने लास्ट टाइम रिवाइज किया था। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इफ वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड बाय रेड फिल्टर एंड अदर वन इज ग्रीन फिल्टर। ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये हमारा YDSC का सेटअप अगर हम बना लेते हैं, S1 S2, अब मान लेते हैं यहाँ पे एक फिल्टर लगा देते हैं। तो ग्रीन फिल्टर लगा दिया तो लेट्स से कि यहाँ पे एक ग्रीन फिल्टर टाइप का कुछ लगा दिया। इट्स नॉट एग्जैक्टली ग्लास शीट टाइप का, और इधर रेड फिल्टर। अब रेड फिल्टर का मतलब क्या है कि यहाँ से आने वाली लाइट जो है, वो जो एंटर लाइट कर रही है वो तो व्हाइट लाइट है, यहाँ से व्हाइट लाइट आ रही है, यहाँ से व्हाइट लाइट आ रही है। बट ये फिल्टर क्या करेगा, इस व्हाइट लाइट में से जो रेड कलर का, जो रेड फिल्टर है वो क्या करेगा, सिर्फ रेड कलर को अलाउ करेगा टू पास थ्रू। और जो ग्रीन फिल्टर है वो सिर्फ ग्रीन कलर को अलाउ करेगा टू पास थ्रू। तो अगर किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो इस तरह से आपको रेड कलर एंटर करते हुए दिख रहा होगा यहाँ से, और यहाँ से ग्रीन कलर एंटर करते हुए दिखेगा इस तरह से। और यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा होगा दोनों वेव के बीच में ऑन द स्क्रीन। तो आपको पूछा है कि चार ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन, देयर शेल बी एन इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर रेड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ग्रीन। कि ये बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कि हमारे पास एक इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, बट दो दो पैटर्न होंगे, रेड के लिए अलग बनेगा, ग्रीन के लिए अलग बनेगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? एब्सोल्युटली नॉट। बिकॉज इंटरफेरेंस होने के लिए हमारी कंडीशन थी जो हमने लास्ट वीडियो में रिवाइज किया था कि हमारे सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट इन द सेंस कि दोनों सोर्सेस जो S1 और S2 से आ रहे हैं, ये दोनों सोर्सेस है, S1 एक सोर्स है, S2 एक सोर्स है, दोनों सोर्स से आने वाली जो लाइट है वो कोहेरेंट होनी चाहिए। और कोहेरेंट होने का मतलब कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। और रेड कलर और ग्रीन कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम नहीं होती है। ठीक है, वो सेम नहीं होती। इसकी वजह से ये दोनों जो सोर्सेस हैं, जो S1 से और S2 से लाइट आने वाली, वो इनकोहेरेंट है। और अगर इनकोहेरेंट है तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा ऑन द स्क्रीन। ये ऑप्शन गलत हो जाता है। वी विल नॉट गेट एनी इंटरफेरेंस पैटर्न। देयर शेल नॉट बी एनी इंटरफेरेंस पैटर्न, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बट हम लोग रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस को भी चेक करेंगे। ये एक अच्छा तरीका है कि कभी भी आपको थियोरटिकल क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेक श्योर कि ऐसा नहीं है कि आपको जो राइट आंसर मिल गया तो आप आगे चले गए। आप रेस्ट ऑफ द गलत आंसर जो है वो भी पढ़े और उसमें फिगर आउट करें कि उसमें क्या गलत है। ठीक है, जैसे सी ऑप्शन, देयर शेल बी अल्टरनेट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ रेड एंड ग्रीन, दैट इज आल्सो रॉन्ग। ये बोल रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा बट ग्रीन के बाद एक रेड होगा, फिर रेड के बाद फिर वापस ग्रीन होगा। नहीं, वी विल नॉट गेट एनी इंटरफेरेंस पैटर्न क्योंकि ये इनकोहेरेंट सोर्सेस हो जाएंगे। देयर शेल बी एन इंटरफेरेंस पैटर्न वेयर ईच फ्रिंजेस पैटर्न सेंटर इज ग्रीन एंड आउटर एजेस इज रेड। नहीं, हमारा पहले ही हो चुका है कि इंटरफेरेंस पैटर्न होगा ही नहीं, तो वो पहले ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर बी आ जाएगा कि वी विल नॉट गेट एनी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। रीजन है ना, रीजन सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इसका रीजन क्या है। रीजन क्या है
क्योंकि आपके जो S1 और S2 से जो सोर्सेस से लाइट आ रही है वो इनकोहेरेंट है, और इंटरफेरेंस पैटर्न होने के लिए कोहेरेंट होना जरूरी है, फॉर विच फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि रेड और ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है, इसलिए वी वोंट गेट एनी इंटरफेरेंस पैटर्न। चल नेक्स्ट एग्जांपल, width of one slit, which of one slit in a Young's double slit experiment is half of the other slit. Okay, half of the other slit. The ratio of the maxima and minima intensity in the interference pattern. ठीक है, चलो इस सवाल को करते हैं। वैसे तो ये डायरेक्टली YDSC से रिलेटेड नहीं है, बट इसमें जो हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि मान लो हम एक YDSC सेटअप ले लेते हैं। ठीक है, ये S1 और ये S2 स्लिट्स हैं, यहाँ पर इसकी विथ W1 और इसकी विथ W2। अब जब भी लाइट इन स्लिट से पास होती है, इन स्लिट से पास होके स्क्रीन पर इंटरफेरेंस होता है और हमें पैटर्न जब मिलता है, तो यहां से आने वाली जो इंटेंसिटी है उसको हम I1 I2 लिख सकते हैं। और हमें पता है कि इंटेंसिटी जो होती है, जो इंटेंसिटी आपके स्लिट से आती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विथ ऑफ द स्लिट से। ठीक है, और अगर हम कह रहे हैं कि एक का विथ हाफ है, कुछ ऐसा मान लेते हैं कि कुछ ऐसा मान लेते हैं हम लोग, तो अगर यहाँ पर विथ जो है वो W है, तो यहाँ पे मान सकते हैं 2W, लाइक दिस। तो अगर इसका 2W है तो इसका हाफ है, तो मतलब एक का जो है विथ हाफ है। तो इसका मतलब ये कि अगर यहाँ से इंटेंसिटी I एंटर कर रही है, तो यहाँ से जो इंटेंसिटी आएगी वो कितना होगा, 2I, डबल इंटेंसिटी। और इससे दोनों सोर्स से आने वाली जो लाइट है वो अलग अलग इंटेंसिटी की होगी। इंटरफेरेंस स्टिल होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस होने के लिए कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए, जो कि है, बट इस केस में पैटर्न नहीं दिखेगा अच्छे से, विजिबिलिटी जो पैटर्न की है वो बहुत बेकार होगी। ठीक है, और ऐसा क्यों, वो चेक कर सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम निकाल के। तो हमें जब मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालेंगे, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जनरली जब दोनों की इंटेंसिटी सेम होती है तब कितना आता है, 4I, जब दोनों की इंटेंसिटी सेम होती है। और मिनिमम कितना आता है, 0। बट इस केस में दोनों की इंटेंसिटी सेम नहीं है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस का फॉर्मूला होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, दैट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। और मिनिमम के लिए इसको सॉल्व आप कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके, तो A² प्लस B² प्लस 2AB। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2AB। तो ये आपका आ गया 3 प्लस √2√2 √2√2 इंटू I। वैसे मिनिमम इंटेंसिटी I1 √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, तो सब कुछ सेम आएगा, A² प्लस B² माइनस 2AB। तो रेस्ट ऑफ द सेम होगा, 3 माइनस ये आएगा 2√2, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एन टाइम्स I। ठीक है, आप इनको डिवाइड कर सकते हो और यू गेट द रेशियो, देख सकते हो, यू गेट द रेशियो दिस आंसर, मैक्सिमम और मिनिमम। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप याद रख सकते हो कि इस तरह के केस में क्या होगा कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा ऑन द स्क्रीन, उसकी विजिबिलिटी बहुत ही बेकार होगी, या उसका कॉन्ट्रास्ट बहुत ही बेकार होगा। इफ यू रिमेंबर, वी हैव डिफाइंड अ टर्म कॉल्ड विजिबिलिटी, कैपिटल V, विच टर्म दैट V max माइनस V minimum डिवाइडेड बाय I max प्लस I minimum। तो ये हमारा विजिबिलिटी मेजर करता है कि पैटर्न कितना अच्छा विजिबल होगा हमें ऑन द स्क्रीन। इस केस में विजिबिलिटी बहुत ही बैड आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है, मिनिमम 0 आता है। ये 0 और 1 के बीच में है, बट स्टिल हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए होता है उसमें 1 होना चाहिए जो विजिबिलिटी, और 1 तभी होगा जब I max की वैल्यू कुछ समथिंग 4I हो और I min की वैल्यू कितना हो, 0। और वो तब होता है जब दोनों का विड्थ एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, दोनों स्लिट से आने वाली इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। तो एक अच्छा पैटर्न तभी बनता है जब दोनों स्लिट की विड्थ सेम होती है, ताकि वहां से सेम इंटेंसिटी आए और आपकी विजिबिलिटी 100% हो। ठीक है, तो इस केस में जो पैटर्न बनेगा वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा, और इवन इफ बन रहा है बट विजिबल बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो डार्क फ्रिंज है या जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसकी इंटेंसिटी 0 नहीं आ रही। चलो
नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव ऑन करते हैं। यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न दे रखा है आपको, लाइट का वेवलेंथ दे रखा है, तो दो लाइट्स यूज किया था, इसको डायक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं अगर दोनों को एक साथ हम सेंड करें तो। लाइट हैविंग टू वेवलेंथ, तो 480 नैनोमीटर एक 600 नैनोमीटर है। टू फॉर्म एन इंटरफेरेंस पैटर्न, द लीस्ट नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस of 480 nanometer that are required for the first coincident of the bright fringe with the second wavelength. Very repetitive question and very important one also. बहुत बार ये क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम में, तो इसका जो मेथड है वो एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं जब दो कलर का इंटरफेरेंस बनता है, और उनका कैसे हम पता करें कि किस लोकेशन पे कोइंसाइड करेंगे। तो देखो, अगर हमें अप्रोक्स एक रफ विजुअलाइजेशन चाहिए तो हम ऐसा कुछ पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। अब यहां से दो कलर आ रहे हैं, तो एक हम रेड और ग्रीन ले लेते हैं। तो पहले रेड कलर का इंटरफेरेंस हो रहा है इस तरह से, फिर कहीं ना कहीं ग्रीन कलर का इंटरफेरेंस हो रहा होगा। ओके, इस सवाल और पहले वाले सवाल में, इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक स्लिट से रेड आ रही थी और एक स्लिट से ग्रीन आ रही थी, इसलिए उनमें इंटरफेरेंस जो था वो दोनों वेव कोहेरेंट नहीं थी और इंटरफेरेंस नहीं हो पा रहा था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ दोनों स्लिट से रेड भी आ रही है, दोनों स्लिट से ग्रीन भी आ रही है। तो रेड वाली जो दोनों स्लिट से आ रही है वो आपस में इंटरफेरेंस कर लेंगे क्योंकि बिकॉज दे आर कोहेरेंट, एंड ग्रीन वाले आपस में इंटरफेरेंस कर लेंगे बिकॉज दे आर कोहेरेंट। रेड ग्रीन के साथ नहीं करेगा, ठीक है, रेड रेड के साथ करेगा और ग्रीन ग्रीन के साथ। इसकी वजह से इस स्क्रीन के ऊपर आपको रेड कलर के भी ब्राइट फ्रिंजेस दिखेंगे और ग्रीन कलर के भी ब्राइट फ्रिंजेस दिखेंगे अलग अलग लोकेशन पे, ठीक है। और वो तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों के जो डार्क फ्रिंज है वो तो डार्क ही दिखेंगे, वो तो ब्लैक कलर का पूरा दिखेगा क्योंकि वहां पे एब्सेंस ऑफ लाइट होगा, इसलिए जो ब्राइट कलर के है ना वही एक, तो कुछ जगह पे रेड कुछ जगह पे ग्रीन दिखेगा, ठीक है। मान लो कि जो ग्रीन वाले का डिस्टेंस है ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल लाइन से वो y1 है, और जो रेड वाले का वो y2, ठीक है। तो जनरली मैंने रेड वाले के ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसके ब्राइट फ्रिंजेस सेम ऑर्डर के ज्यादा डिस्टेंस पे बनते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो लैम्डा पे डिपेंड करता है। तो रिमेंबर द डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज है ना, फॉर ब्राइट फ्रिंज जो लीनियर हमारा डिस्टेंस होता है, याद है सबको, फॉर ब्राइट फ्रिंज लीनियर डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल लाइन कितना होता है nth ऑर्डर के लिए। तो nth ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू के डिस्टेंस कितना होता है, n लैम्डा d बाई डी। और आप क्लियरली देख सकते हो अगर मैंने इसको सेम रखा, यहाँ पे अगर मैंने इसको n की वैल्यू को सेम रखा तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा से। तो जिसका लैम्डा ज्यादा है उसका वो वाला ऑर्डर का ब्राइट फ्रिंज ज्यादा डिस्टेंस पे बनेगा। तो अगर मैं पूछूं सेकेंड ब्राइट या एनी ब्राइट ले लो, चलो सेकेंड का एग्जाम, तो सेकेंड ब्राइट में जो रेड का सेकेंड ब्राइट है वो ज्यादा दूर होगा एज कंपेयर टू ग्रीन का जो सेकेंड ब्राइट है। सेम गोस फॉर फिफ्थ ब्राइट, 10th ब्राइट, 100th ब्राइट, जितने भी बनेंगे, ठीक है। तो वैसा होगा। इसमें क्या बोला है, तो इतना तो श्योर है कि सेम ऑर्डर के जो ब्राइट फ्रिंजेस है वो कभी कोइंसाइड नहीं कर सकते। सेकंड वाला कभी सेकंड के साथ कोइंसाइड नहीं कर सकता, फिफ्थ वाला फिफ्थ के साथ नहीं। बट ये तो हो सकता है ना कि रेड कलर का फिफ्थ जो है वो ग्रीन के 8 से कोइंसाइड कर दे, 10 से कोइंसाइड कर दे। अलग अलग वाले तो कोइंसाइड कर ही सकते हैं ना, और वही हमें सॉल्व करना है कि सबसे लीस्ट डिस्टेंस पे कहाँ कोइंसाइड होगा आपस में। तो मान लेते हैं लेट, है ना, पूरा लैंग्वेज लिखेंगे लेट, आप इसको तो फॉर्मूला बना के याद रख सकते हो। लेट nth ब्राइट ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ विच इज लैम्डा 1, जो भी लैम्डा 1 है, कोइंसाइड्स विद mth ब्राइट, इसका नाम अलग दे देते हैं mth, ठीक है। तो रेड के लिए 5, ग्रीन के लिए में भी 8, ऐसा कुछ नंबर, mth ब्राइट ऑफ लैम्डा 2। और दोनों कोइंसाइड करने का मतलब क्या है, दोनों सेम लोकेशन पे बन रहे हैं। तो अगर दोनों सेम लोकेशन पे बन रहे हैं
इसका मतलब तो यही हुआ ना, तो y1 मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, y2। दोनों सेम लोकेशन पे बन रहे, फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम कोइंसाइड का मतलब, तो दोनों का इक्वल कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला कितना आएगा, तो nth ब्राइट, तो nth ब्राइट क्या होता है, n लैम्डा 1 d बाई डी, स्मॉल डी। ओके, लैम्डा 1 आ जाएगा, और उसके लिए y2 के लिए कौन सा ब्राइट फ्रिंज है, mth, तो m लैम्डा 2 d बाई डी। ठीक है, तो यहां से देखो आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, n बाय m का रेशियो आ जाएगा लैम्डा 2 बाय लैम्डा। यू कैन रिमेंबर दिस एज अ फॉर्मूला ऑल्सो, कि जब भी कोइंसाइड करेगा जो दो अलग अलग कलर के जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं, तो अगर nth ऑफ लैम्डा 1 कोइंसाइड करता है mth ऑफ लैम्डा 2 से, तो n बाय m का रेशियो है लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 आएगा ऑलवेज। यू कैन रिमेंबर दिस एज अ कॉन्सेप्ट, और इससे हमें आपको रेशियो मिल जाएगा। तो इसी को अगर सॉल्व करें तो n अपॉन m का रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 480 और 600 दे रखा है, तो एक को मैंने मान लिया 480 और दूसरे को 600। चलो तो सॉल्व कर लेते हैं। तुम्हारे पास ये 4 और ये 5, ठीक है, तो ये n बाय m का रेशियो जो है, यहाँ पे हमारे को मिल जाता है n बाय m का रेशियो 4/5। अब यहाँ से हम गैस कर सकते हैं कौन कौन ऑर्डर है, सिंपल है, आपको गैस करना है, क्योंकि n बाय m का रेशियो 4/5 है, तो पॉसिबल वैल्यूज है ना, तो पॉसिबल वैल्यूज कि n की वैल्यू 4 हो और m की वैल्यू क्या हो, 5, क्योंकि हमें पता है n और m दोनों इंटीजर्स हैं, तो पॉसिबल वैल्यूज हम इजीली बता सकते हैं। इसका मतलब इसका क्या ये बताने के कर रहे हैं कि फोर्थ ब्राइट, ये क्या बता रहा है कि फोर्थ ब्राइट ऑफ लैम्डा 1 जो स्मॉलर वेवलेंथ है, विल कोइंसाइड विल कोइंसाइड विद फिफ्थ ब्राइट ऑफ लैम्डा 2, ये इसका रिजल्ट है। आप चेक भी कर सकते हो, इसका मतलब लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस चाहिए, इससे पहले और कोई भी कोइंसाइड नहीं होगा, थर्ड सेकंड ये सब कोइंसाइड नहीं करेंगे, तो यहां से हम लीस्ट पॉसिबिलिटी ये हम बाकी आंसर भी देख सकते हैं। ये तो वन पॉसिबिलिटी है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, n की वैल्यू 8 हो और m की वैल्यू क्या हो, 10। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, एट्थ है ना, एट्थ ब्राइट ऑफ लैम्डा 1 विल कोइंसाइड विद 10th ब्राइट ऑफ लैम्डा 2 एंड सो ऑन। आप मल्टीपल आंसर्स आएंगे, ऐसे बहुत सारे जो होंगे कोइंसाइड करेंगे, तो लीस्ट डिस्टेंस वाला या लीस्ट ऑर्डर वाला कौन सा होगा, n इक्वल टू 4 फॉर लैम्डा 1 और n इक्वल टू 5 फॉर लैम्डा 2। और आप इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले सकते हो। तो अभी हम फाइनल आंसर पे आए, तो हमें क्या निकालना है, तो क्या लिखा था, द लीस्ट नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ 480 नैनोमीटर, दैट इज 4 आंसर। जो लीस्ट नंबर को इंसाइड करेगा किसके साथ, 600 वाले के साथ। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो, आप इस रेशियो को याद रख सकते हो, नेक्स्ट टाइम इतना टाइम सेव कर पाओगे, आप डायरेक्ट इसको कॉन्सेप्ट की तरह यूज कर सकते हो, यू कैन रिमेंबर दिस एज अ रेशियो। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। In Young's double slit experiment, light from two identical sources are uh, superimposing on a screen. Okay? The part difference between the two lights reaching at a point on the screen is this. So, 7 lambda by 4 पार्ट डिफरेंस है, क्लियरली मेंशन कर रखा है, तो सवाल और इजी हो जाता है जब पार्ट डिफरेंस ऑलरेडी गिवन होता है। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज एट दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगी। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन हम बोलेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, चलो इसके लिए सॉल्व करते हैं, पहले एक पैटर्न बना लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं इसके रिलेटेड जो भी है। तो यहाँ पर हमारे पास S1 और S2। अब अगर दोनों स्लिट का विथ सेम है, अगर दोनों स्लिट का विथ क्या है, सेम है, तो दोनों से आने वाली जो इंटेंसिटी है वो भी सेम होगी। लेट्स से उस इंटेंसिटी को नाम दे देते हैं आई नॉट, दोनों स्लिट से आने वाली इंटेंसिटी अगर विथ सेम है तो। और जनरली जब भी मेंशन नहीं किया आपको सेम ले लेना चाहिए, क्योंकि जनरली हम जब वाईडीएससी पैटर्न रियल लाइफ में
ऑब्जर्व करते हैं तो स्लिट का विथ सेम ही रखा जाता है, जस्ट टू इंश्योर कि हमारे विजिबिलिटी जो पैटर्न की हो 100% हो या क्लोज टू 100% हो। तो आई नॉट, दोनों स्लिट से आने वाली इंटेंसिटी आई नॉट। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर पॉइंट पी पर कितनी इंटेंसिटी रिसीव हो रहा होगा ऑन द स्क्रीन, उसका हमारे पास फॉर्मूला है कि किसी भी लोकेशन पे ये लोकेशन हम लोग ऐसे मार्क कर सकते हैं सेंट्रल लाइन से। तो सेंट्रल लाइन से किसी भी लोकेशन y पर कितनी इंटेंसिटी रिसीव होती है, इसका प्रॉपर फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, दैट इज इक्वल टू 4i0 cos स्क्वायर 5/2। ये है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। जहां पर फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस से। ठीक है, और ये फॉर्मूला यूज करना, तो पहले ये रिकॉलिंग हो जानी चाहिए, अच्छे से रिकॉल हो जाना चाहिए, सवाल पढ़ते आपके ब्रेन में ये तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि ये दोनों फॉर्मूले यूज करना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा, लैम कितना दिया हुआ है 7, आई थिंक लैम्डा/4 दे रखा था आई गेस, है ना। 7 लैम्डा/4 अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आ गया 7 पाई/2। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, वैल्यू सही है 7 लैम्डा/4। ओके, तो यहाँ पे 7 पाई/2 आ गया। इट्स आप बोल सकते हो इट्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। अब हमें पता है 7 पाई/2 जो है ये एक ऐसा फेज डिफरेंस है जहां पर ना ही कंस्ट्रक्टिव होगा ना ही डिस्ट्रक्टिव होगा। तो मैं इससे बता सकता हूँ इसमें जो इंटेंसिटी है वो ना ही मैक्सिमम आएगी ना ही मिनिमम आएगी। कैसे मैं श्योर हूँ, क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर है। मैक्सिमा के लिए या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या ब्राइट फ्रिंज के लिए 2n पाई होता है, और मिनिमा के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कितना होता है 2n+1 पाई होता है। तो वो दोनों में बिलोंग नहीं करते। तो ये चीज हमें थोड़ी सी आंसर्स को हमारे थोड़ा और एक्यूरेट कर देते हैं, हम क्लियर होते हैं अपने कॉन्सेप्ट में कि ठीक है यहाँ पर 1 रेशियो तो नहीं आएगा, इतना श्योर है। कितना आएगा चेक कर लेते हैं। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट पी 4i0, जहां पे i0 एक स्लिट से आने वाली इंटेंसिटी, इसका ध्यान रखो, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो ध्यान से याद रखना i0 इज इंटेंसिटी फ्रॉम ईच स्लिट। कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर 7 पाई/4 हो जाएगा, बिकॉज 5/2 है तो हाफ हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप बेसिक मैथ की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैथ की शक्तियों का इस्तेमाल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई - पाई/4, इजंट इट, आ जाएगा। और क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस प्लस किसी भी क्वाड्रेंट में वो सेम ही आएगा। तो मैं लिख दूंगा आई पी इक्वल टू कितना आ गया, 4i0 कॉस स्क्वायर पाई/4, है ना। 2 पाई - थीटा, कॉस 2 पाई - थीटा हमने यूज किया यहाँ पर। तो आ, हमें पता है कॉस पाई/4 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे दिस इज हाफ, एंड आंसर इज 2i0। देखा, बोला था ना, ना कंस्ट्रक्टिव आएगा ना डिस्ट्रक्टिव आएगा। ये सोचो हमें पहले ही पता चल गया था ये फेज डिफरेंस देखते ही, आपको भी वैसे ही पता चल जाना चाहिए, ताकि आप आंसर को कंफर्म कर पाओ शांति से, यहाँ काम हो कि हाँ सही है, हमने कुछ गलत नहीं किया। ये ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, ठीक है, इंटेंसिटी। अब रही बात मैक्सिमम इंटेंसिटी की, वैसे तो वो भी याद रखना चाहिए, बट मैक्सिमम इंटेंसिटी तब होती है जब फेज डिफरेंस 2n पाई होता है। अगर तुम यहाँ 2n पाई रखोगे तो मैं अपने आप दिख जाएगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है, 4i0। या तुम ऐसे भी देख लो, इस इक्वेशन में यही तो हो सकती है मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑन ब्राइट फ्रिंज की जो होती है इंटेंसिटी, वो मैक्सिमम होती है, कितनी होती है, 4i0। सारे ब्राइट फ्रिंजेस की सेम इंटेंसिटी होती है, यूनिफॉर्म पैटर्न रहते हैं। तो रेशियो निकाल लो, दोनों का रेशियो देखते हैं रेशियो हमें कैसा चाहिए, पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम इंटेंसिटी से, मतलब इसी को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं और आंसर मिल जाएगा। तो आई पी अपॉन आई मैक्स कितना आ गया यहाँ पर, तो आई पी की वैल्यू 2i0 और ये 4i0 इक्वल टू हाफ। क्लियर है, चलिए। इंटेंसिटी रिलेटेड क्वेश्चन
काफी अच्छा क्वेश्चन होता है। आप लोग इसमें छोटे छोटे मिस्टेक करती हैं, आपको बहुत क्लियर रखना पड़ेगा अपने थॉट्स में कंसेप्ट को। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप दे रखा है, बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है। जैसे देखो स्क्रीन की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है ना, हम नोट कर रहे हैं। वेवलेंथ 800 नैनोमीटर है, डायग्राम में दे रखा है, वो लिखा भी हुआ है। और बोला है कि A1 लाइन जो है, A1 और A2 लाइन जो है इज परपेंडिकुलर टू A1 P लाइन। P दिख रहा होगा आपको, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ओवरऑल हम ये बोलना चाहते हैं ये लाइन परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पर राइट एंगल बन गया। ओके, और हमें पूछा है कि इफ द फर्स्ट मिनिमम इज डिटेक्टेड एट P, द वैल्यू ऑफ स्लिट सेपरेशन इज। ठीक है, तो हमें फोकस करना है स्लिट सेपरेशन सॉल्व करने पर। ठीक है, तो स्लिट सेपरेशन मतलब ए की वैल्यू हमें इसमें सॉल्व करनी है। चलो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम एक बार सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि हम अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं। ठीक है, ये सेंट्रल लाइन है। ठीक है, अगर ये सेंट्रल लाइन है तो आपको पता होगा कि ये आपके स्लिट की सेपरेशन को हाफ हाफ में डिवाइड करती है। और स्लिट को सेपरेशन को अगर हाफ हाफ में ये डिवाइड कर रही है, तो नाउ यू कैन गेस कि ये जो डिस्टेंस होगा जो आपको दिख रहा है, ये A/2 होगा। ठीक है, ये कॉमन नॉलेज है, कहीं पे भी आप लिखना चाहो ये A/2 लिख सकते हो। बट हमारे सवाल में स्पेशल भी ये पॉइंट है कि इसी पॉइंट पे आपको बोला है कि फर्स्ट मिनिमा भी बन रहा है, जिसको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट डार्क 1D। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए अब इजी हो जाता है टू सॉल्व। हमें पता है कि जो फॉर डार्क फ्रिंज, सारे डार्क फ्रिंजेस के लिए, है ना, सारे डार्क फ्रिंजेस के लिए फॉर फॉर डार्क फ्रिंज। ठीक है, किसी भी डार्क फ्रिंज के लिए अगर बात करें हम लोग, तो हमारा जो पोजीशन होता है, nth डार्क फ्रिंज की जो पोजीशन आती है वो कितना आती है, 2n-1 लैम्डा D/2D। आई होप कि अभी तक आपने ये सारी चीजें याद कर ली हो, बहुत जरूरी है, ये तो बेसिक फॉर्मूलाज है, आपको याद होना चाहिए। तो ये आपके nth डार्क, तो यहाँ पे n की वैल्यू आप पुट कर दो, करते जाओ, जो कि 1 से शुरू होता है, तो आपको सारी पोजीशंस मिल जाएंगी, सारे डार्क बैंड की या डार्क फ्रिंज की। हमें किसकी निकालनी है, फर्स्ट की। n=1 डालेंगे, तो फर्स्ट डार्क की जो लोकेशन आएगी इसमें 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, λD/2D। ये लोकेशन, और ये लोकेशन कहाँ से, सेंट्रल लाइन से। अरे क्वेश्चन में तो वही सेम चीज दे रखी है, सेंट्रल लाइन से फर्स्ट डार्क की वैल्यू कितनी है, A/2 दे रखी है, तो इसका मतलब इसी को किसके बराबर करना है, A/2 की, एंड दैट इज योर आंसर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि A=λD। ये आंसर, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। चाहे तो आप इसको बीटा के बराबर भी लिख सकते हो, क्या पता ऑप्शन में हमें फ्रिंज विड्थ के टर्म में पूछा होता तो आप कह देते ये बीटा के बराबर है। अभी के लिए बीटा के टर्म में नहीं पूछा तो हम उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 800 नैनोमीटर यूनिट्स का अच्छे से ध्यान रखेंगे, ऑर्डर मेंटेन करेंगे। डी जो है कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर तो मीटर्स में कन्वर्ट किया। और जो स्मॉल, सॉरी सॉरी, ठीक है, मैंने डी लिख दिया यहाँ पर, जबकि मुझे लिखना था ए, क्योंकि हमारा जो डी की वैल्यू है वही तो ए है ना, हमारा जो डी है वही ए है, तो यहाँ पे 2A आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि डी की वैल्यू ए। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, A² = λ×D। यहाँ से ए की वैल्यू मिल गई √λD। ठीक है, अब बस इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 800 × 10⁻⁹ नैनोमीटर की वजह से, और नेक्स्ट है 5 × 10⁻²। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में, तो 40 हो गया, 4000 है ना, 4000 × 10⁻11 हो जाएगा।
तो 11 करेंगे तो 4000 में इसको मैनेज करेंगे तो 4 × 10⁻⁻8 बच जाएगा। सारी कैलकुलेशन करने के बाद मैथ की शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा, विच बिकम्स 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपका स्लिट सेपरेशन होगा। इजी क्वेश्चन, नॉट वेरी चैलेंजिंग, बट फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में आ जाना चाहिए। समटाइम्स सिली मिस्टेक में बता देता हूँ, ये भूल जाते हैं। टू क्या होता है ना, वो जो आपके ब्राइट फ्रिंज होता है ना उसमें टू नहीं आता, तो इसमें डार्क में भी हम टू लगाना भूल जाते हैं, तो ये एक सिली मिस्टेक होती है। चलिए, ये हो गया तेरे सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वेवलेंथ लैम्डा स्लिट आपको दे रखा है, स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है, और आप नोटिस करोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है यहाँ पर, जो कई सारे एक एवरेज स्टूडेंट इग्नोर करते हैं। देखो अभी तक सारे सवाल में हम बाय डिफॉल्ट अज्यूम करके चल रहे थे कि ये कंडीशन जो है वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मेंटेन्ड है, विच इज कि कैपिटल डी बहुत लार्ज है आपके स्मॉल डी से, और स्मॉल डी बहुत लार्ज है वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो कि जनरली होता है। आप चेक भी कर सकते हो, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ऐसा है। आपका जो सेपरेशन है देखो एमएम में है, आपकी वेवलेंथ कितनी है, नैनोमीटर में है, तो वेवलेंथ जो स्लिट सेपरेशन है एक्चुअली बहुत लार्ज है। और वैसे ही आपका जो स्क्रीन का डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, जो कि एमएम से ज्यादा है, तो वो फॉलो अप हो रहा है। बट ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी लोग मेंस के डिफिकल्ट और एडवांस के अच्छे क्वेश्चन को करना चाहते हैं उनको समझ में आना चाहिए कि अगर ये ना लिखा जाए, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि अगर ऐसा ना हो तो हमारे बहुत सारी चीजें, स्पेशली फॉर्मूलाज में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे और क्वेश्चन काफी अच्छा बन जाएगा। इन एनी केस अभी तो इजी बनाने के लिए ये दे रखते हैं। द फ्रिंज विड्थ इज बीटा, तो फ्रिंज विड्थ दे रखा है, इसको मार्क कर देंगे। द डिस्टेंस मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द पॉइंट वेयर इंटेंसिटी फॉल्स टू हाफ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम का हाफ हो जाए। चल पहले हम बेसिक वाईडीएससी सेटअप, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक रफ डायग्राम हमेशा ड्रॉ करो फिजिक्स में जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। इससे क्या होता है, आपको बार बार क्वेश्चन रीड आउट नहीं करना पड़ता, सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारी इंफॉर्मेशन में इंक्लूडेड है ये डी, ठीक है, और यहाँ पर ये जो स्लिट सेपरेशन है स्मॉल डी, लाइट जो आ रही है लैम्डा वेवलेंथ का, हमें वो निकालना है एक ऐसा पॉइंट पी, उसकी डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, ये वाई निकालना है, बेसिकली कह लो वाई डिस्टेंस, जहां पर इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम का हाफ है। ठीक है, ये सॉल्व कर लो, ये सारी इंफॉर्मेशन की बनी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बीटा फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ जो होता है वो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो आंसर हमें बीटा के टर्म में देना है, मतलब इस टर्म में निकालना है। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि हमारी जो ईच स्लिट से आने वाली इंटेंसिटी आई नॉट है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे इस स्लिट से, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा, 4I0, और फिर उस पॉइंट की जो पॉइंट पी है वहां की इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 2I0। हाँ, तो हमें यही सॉल्व करना है, 2I0 इंटेंसिटी वाली लोकेशन क्या है। तो देखो इसका ट्रिक जो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कैसे हमें माइंड मैप क्रिएट करना है। इंटेंसिटी से जाना है फेज डिफरेंस तक, फेज डिफरेंस से जाना है पार्ट डिफरेंस तक, लैम्डा पे नहीं, पार्ट डिफरेंस तक, एंड पार्ट डिफरेंस से जाना है पोजीशन तक, जो हमें फाइनल आंसर वाई चाहिए। तो ऐसे फॉलो अप करना पड़ेगा। ये जो है ये रिवर्स में भी फॉलो होता है काफी सेम तरीके से। तो लेके करके सॉल्व करते हैं। पहले हम इंटेंसिटी से फेज निकालेंगे। ठीक है, तो चलो फेज निकालते हैं। तो इंटेंसिटी 2I0 के बराबर है, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला जस्ट हमने अभी लिखा 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लेते हैं, मैथ की शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ कॉस स्क्वायर 5/2। फिर दोनों साइड रूट ले लिया तो प्लस माइनस 1/√2 कॉस 5/2। वैसे तो ये छोटी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है,
बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं या छूट मिस आउट कर जाते हैं। जब आपने रूट लिया ना तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों आएगा और ये इंपॉर्टेंट है कई सारे सवाल में। इस सवाल में क्योंकि मिनिमम वैल्यू चाहिए इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इवन इफ तुमने प्लस लेके ही चल लिया होता तो मैटर नहीं करता। बट अगर कोई और सवाल होता जिसमें सारी लोकेशंस पूछा होता तो आप मिस आउट कर जाते और आंसर गलत देते। तो प्लस और माइनस दोनों आएगा, दोनों से आंसर आते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए जब ये रिवर्स में सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ स्क्वायर है प्लस माइनस दोनों आएंगे, जिसकी वजह से अब हम मैथ की कुछ शक्तियां इस्तेमाल करें तो आप बता सकते हो कि कॉस की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई टू किस पे आती है। अगर सारे एंगल्स लिखे तो पाई बाई फोर, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, वो सारे एंगल्स ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है। तो मैं कुछ एंगल्स ले रहा हूँ, जैसे पाई बाई 4 ले लिया, 3 पाई बाई 4 ले लिया एंड सो ऑन। यू कैन गेट, आप जनरल सोल्यूशन भी लिख सकते हो। जो लोग जेई वाले लोग हैं वो तो जनरल सोल्यूशन भी लिख सकते हैं इस चीज का। बट आप यू कैन गेस कि देयर आर लॉट ऑफ आंसर टुडे, जिसकी वजह से हमारा फाइव का जो आंसर है क्या बन जाता है। फाइव का आंसर पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड so on। चलो फाइव आ गया, फाइव से कहाँ जाना है, पार्ट डिफरेंस पे। तो फाइव और पार्ट डिफरेंस में फॉर्मूला क्या है, फाइव को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ये होता है ना फाइव की वैल्यू। और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर सेम। इस तरह से अब देखो लैम्डा मल्टीप्लाई करो, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डेल्टा एक्स क्या क्या मिल जाएगा। देखो फर्स्ट टर्म के साथ लैम्डा उधर जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 4 जिस लोकेशन पे पार्ट डिफरेंस में लैम्डा बाई 4 होगा वहां इंटेंसिटी हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होगी। नेक्स्ट वाला कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4 एंड सो ऑन। ये सारे ही आंसर ट्रू है। सवाल के लिए तो जरूर हमें मिनिमम वाला ढूंढना है, तब सवाल अब मिनिमम पूछता है तो इसलिए हम लोग लैम्डा बाई 4 लेंगे, नहीं तो इसके आंसर लैम्डा बाई 4 भी, 3 लैम्डा बाई 4 भी, so on। ये सारे वो पार्ट डिफरेंस है। अब पार्ट डिफरेंस से नेक्स्ट क्या है, लोकेशन, वाई लोकेशन। और वो कैसे निकालेंगे, तो पार्ट डिफरेंस को लिखा जा सकता है, हमें पता है पार्ट डिफरेंस कितना होता है, वाई डी बाई डी। अब यहाँ पे अच्छे स्टूडेंट्स को समझ में आएगा कि ये रट सकते हो आप, बट ये तभी यूज कर सकते हो, दिस इज ओनली वैलिड ओनली when d is very very large compared to small d and small d is very very large compared to wavelength। इसलिए वो दे रखा है ताकि आप उसको यूज कर पाओ। और देखो अगर किसी सवाल में नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट हम कंसीडर करते हैं कि जनरली ट्रू होता है, बट इसमें समझना पड़ेगा अच्छे सवालों के लिए कि ये तभी वैलिड। चलो तो इसमें सॉल्व करते हैं। तो वाई डी बाई डी, हमारे पास लोकेशन मिल गया मिनिमम के लिए, वाई डी बाई डी। और मिनिमम के लिए हम कौन सा यूज कर रहे हैं, लैम्डा बाई 2 फॉर मिनिमम, मिनिमम डिस्टेंस जहां पर ऐसा होने वाला है, इसलिए हमने सिर्फ लैम्डा बाई 4 सेलेक्ट किया। अब आगे वाले भी सिलेक्ट करते हैं, तो वाई का आंसर आ गया ना, लैम्डा कैपिटल डी बाई 4 स्मॉल डी। हमें आंसर देना था बीटा के टर्म्स में, तो आप नोटिस कर रहे हो कि लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी तो बीटा होता है, तो आंसर कितना आ गया, बीटा बाई 4 आवर लीस्ट डिस्टेंस है जहां पर इंटेंसिटी हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होगा। बट याद रखिए अच्छे स्टूडेंट ये भी याद रखेंगे, करके रखेंगे कि दिस इज नॉट द ओनली आंसर, इसके अलावा और भी आंसर्स है जहां पर होंगे। तो अगर एडवांस का क्वेश्चन आता है, मल्टीपल करेक्ट आता है, तो आपको और भी चेक करने पड़ेंगे। अगला आंसर कैसे मिलेगा, ये इस पे 3 लैम्डा बाई 4 पे, अगला आंसर 5 लैम्डा बाई 4 पे एंड सो ऑन। आई होप गेट द आइडिया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर। तो अच्छा क्वेश्चन है, और भी बन सकता है, इसको बनाया जा सकता है और ट्रिक किया जा सकता है आपकी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप इसमें ट्रिक ना हो, मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो अगला आंसर ऐसे बना सकते थे जिसमें आप पार्ट डिफरेंस क्या लेते, 3 लैम्डा बाई 4, जिससे आपका वाई का आंसर आता 3 लैम्डा डी बाई 4 डी, विच मीन्स 3 बीटा बाई 4। या आप बीटा ऐड करते चले जाओ, आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेंसिटी रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन है, तो इसको भी फिगर आउट करते हैं। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट इज वाइडर, ठीक है, नोटिस कर रहे हो वाइडर। इससे तुरंत दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि अगर दोनों स्लिट का
स्लिट की विथ अलग अलग है, दैट मीन कि दोनों से आने वाली इंटेंसिटी अलग होगी, विच ऑल्सो मीन्स कि आपका जो पैटर्न बनेगा स्क्रीन के ऊपर वो नहीं विजिबल होगा, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी बहुत ही बेकार होगी, कॉन्ट्रास्ट बेकार होगा क्योंकि, ठीक है। तो ये सब चीजें तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, नो कि ये सब पूछा नहीं बट दिमाग में आ जाना चाहिए आपके, so that the amplitude of light coming from one slit is double of another slit. ये एक important result है. If IM is the maximum intensity, resultant intensity I when they are interface phase difference phi. ठीक है, तो हमें निकालना है intensity during interference when phase difference is phi. ठीक है, तो अगर हम जो हमने माइंड मैप बनाया है उसमें वापस अगर जाएं, वहीं से अगर वापस जाएं तो यहाँ से ट्रेस बैक कर सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी। अब हमें कहाँ से एंटर करना है, क्या हमें वाई दिया है, नहीं, क्या हमें पार्ट डिफरेंस दिया, नहीं, क्या हमें दिया फेज डिफरेंस, तो हम फेज डिफरेंस से ही डायरेक्ट इंटेंसिटी करेंगे, ठीक है, वहां से हम सॉल्व करेंगे। तो चलो यहाँ पर पहले फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। तो इंटेंसिटी का जैसे अभी मैंने बताया कि फॉर्मूला जो होता है वो होता है 4I0 कॉस स्क्वायर पाई बाई टू। अब क्या होता है ना, इतने सारे सवाल करते हैं, टीचर भी बोल बोल के रटा देता है, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये यूज नहीं कर सकते। पिछले ही सवाल में तो यूज किया था बट यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ सेम इंटेंसिटी नहीं आ रही है। फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हो जब दोनों स्लिट से सेम इंटेंसिटी आ रही है, इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना सॉल्व करते टाइम। तो फिर क्या करें, फिर हमें इन जनरल फॉर्मूला जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इंटरफेरेंस पे वो यूज करना पड़ेगा। I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस 5, ये है आपका फॉर्मूला जब दोनों इंटेंसिटी सेम नहीं होती, ठीक है। ये फॉर्मूला है और मैक्सिमम का फॉर्मूला, इसमें मैक्सिमम का जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से निकालना पड़ेगा। चलो अब सॉल्विंग शुरू करने के लिए पहले ऐसा लिखा हुआ है कि A2 की वैल्यू, अगर मैं A2 की वैल्यू ट्वाइस दे रखा है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ A1, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आएगा I2 की वैल्यू कितना आएगा, 4 टाइम्स ऑफ I1। वाई 4 टाइम्स, बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है, तो वो फॉर्मुलेटिव। तो सेकंड की जो इंटेंसिटी है फर्स्ट वाले से 4 टाइम्स है, क्योंकि एम्पलीट्यूड डबल है, इंटेंसिटी 4 टाइम्स है। तो इसका मतलब कि अगर, अब एक स्मार्ट तरीका ये होगा कि इंटेंसिटी अगर इसको मैं आई मान लेता हूं या I0 मान लेता हूं तो दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, 4I0। इस तरह से सॉल्व करके चलेंगे ताकि हमें सिंप्लीफाई करने में इजी रहे। I1 I2 नहीं लिख के चलूंगा मैं, I0 और 4I0 लिख के चलूंगा, जिससे एक चीज तो यहीं पे क्लियर दिख रहा है कि मैक्सिमम कितना होगा, IM, जो उन्होंने सवाल में मेंशन किया। तो अंडर रूट आई, सॉरी 4I, तो अंडर रूट 4I0 प्लस अंडर रूट I0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 4I0 टू अंडर रूट I0 होगा, 2 प्लस 1 3 होगा, तो ये कितना आ गया 9I0। यहां से मैं एक चीज कर रहा हूं जो मुझे पता है आगे चल के जरूरत पड़ेगी, विच इज I0 की वैल्यू, क्योंकि वो रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो कितना आ गया, I/9। चलो अब 5 पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 5 पे हमारी कितनी इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी एट एनी फेज डिफरेंस 5। ये फॉर्मूला इसको एक्सटेंड करते हैं तो I1 की वैल्यू 4I0, I2 की वैल्यू I0 प्लस 2 अंडर रूट 4I0 I0 cos 5। 5 की वैल्यू दे रखी है तो हमें इसको एज इट इज कंटिन्यू करना है। ये टोटल कितना आ गया, 5I0 प्लस 2 4 हो गया, 4I0, सॉरी 2 नहीं, 4I0 cos 5। यहां तक पहुंचने के बाद अब कंफ्यूजन शुरू होता है कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि जब हम ऑप्शंस को देखते हैं तभी समझ में आएगा। तो ऑप्शन में हमें क्या दिख रहा है ये चेक करते हैं। हमें I0 को हम कॉमन निकाल के IM/5 लिख सकते हैं, तो चलो एक काम करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं I0 को और उसको लिख देते हैं IM/9, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, 5 प्लस 4 cos 5। लेट्स ट्राई टू मैच कराने जाएंगे। तो I0/9 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और यहाँ 1 प्लस 8 दिख रहा है, हमारा कुछ और आ रहा है, यहाँ 4 प्लस 5 दिख रहा है। अब देखो एक तो यही गलती होती है, अब जल्दी जल्दी में क्या करें, हो जाता है कभी कभी टाइम के प्रेशर में। आप क्या करते हो, हाँ हमारा यही तो है आंसर,
बट अब ध्यान से देखो, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, जबकि हमारा सॉल्व करके क्या है, यहाँ 5 यहाँ पे। और तुम्हें कई बार लोगों को पता भी चल जाता है, उनको लगता है शायद हमने गलती से उल्टा लिख दिया, हमारा आंसर यही है। ये ट्रिक खेलते हैं ऑप्शंस के साथ। जो एग्जामिनर है, आपको बहुत केयरफुल होना है, उसको पता है कि तुम ये गलती करोगे 4 और 5 को स्विच करने का, क्योंकि आप फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाहते हो। अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें इसको और आगे इलाबरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन कोई भी मैच नहीं हो रहा है। इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा और आगे हम क्या करेंगे, 5 को 1 + 4 में तोड़ देंगे। ठीक है, 1 + 4 में, क्योंकि मुझे दूसरा ऑप्शन जिसमें I/9 था वहां 1 दिख रहा था, इसलिए मैं 1 में तोड़ रहा हूँ। और जैसे ही 1 में तोड़ूंगा 4 और 4 कॉमन आ जाएगा, तो जैसे ही 4 और 4 कॉमन आएगा, I/9 ये कितना बचेगा, 1 + 4, और अंदर क्या बचेगा, 1 + cos 5। तो इस तरह से ब्रैकेट में कॉमन बचेगा 1 + cos 5। चलो अब हम इसमें Im/9 1 + अब देखो 1 + cos 5 क्या होता है, मैथ की शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। 1 + cos 5 होता है 2 cos²5/2, जिससे बन जाएगा 8 cos²5/2, और दैट इज आवर आंसर ऑल्सो, cos²5/2। ठीक है, तो वेरी केयरफुल, आपको ध्यान देना है 4 5 में ऐसी गड़बड़ी ना करें, हम प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करें, काम होकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आई होप सबको क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज। तो चलो वेवलेंथ को मार्क कर लेते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, चलो ये मार्क कर लेते हैं। एंगुलर विथ इन डिग्रीज ऑफ द फ्रिंज फॉर्म्ड ऑन द डिस्टेंस स्क्रीन फ्रॉम द क्लोज टू। ठीक है, तो एंगुलर विथ पूछे। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए इसमें, ये तो हम डायरेक्ट सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा समटाइम्स अल्फा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला आता है λ/स्मॉल डी। इसमें कैपिटल डी नहीं होता, वो लीनियर विथ होता है, जिसमें कैपिटल डी भी आता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। पुट करके सॉल्व करते हैं इसको। तो लैम्डा की वैल्यू 500 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय ये कितना है, 0.05 mm। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा, ऊपर 5 × 10⁻⁻7, नीचे आ जाएगा 5 × 10⁻⁻5, तो 5 और 5, तो 10⁻⁻²। ये जैसे आंसर आते हैं, ऑप्शन में तो है ही नहीं। ठीक है, और ये तो फिर भी है कि ऑप्शन में नहीं है, तो अभी तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम कुछ तो मिसिंग है। बट व्हाट इफ कि कोई इनमें से एक ऑप्शन दे देता, जैसे ऐसे 0.02 करके ऐसे दे देता, तुमने सोचना भी नहीं था, तू नहीं, सॉरी 1। बहुत सारे लोग सोचते भी नहीं, इसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि एंगल तो आ गया हमारे। बट ध्यान रखना है, ध्यान के रखना है, ये चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब आप इसको मीटर में पुट करोगे और इसको मीटर में पुट करोगे, तो दोनों ऐसा यूनिट है ना, तो ये भी तो ऐसा यूनिट में आंसर आएगा ना, बेसिक रूल है हमारा। और इसकी ऐसा यूनिट डिग्री होती है कि रेडियंस, रेडियंस, ये आंसर रेडियंस में आएगा, 10⁻², रेडियंस। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, वो तुम इजीली कर सकते हो, अगर तुम्हारे दिमाग में यहाँ तक आ गया तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो 1/100 रेडियंस है, इंटू डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिवाइडेड बाय पाई। पाई जिसकी वैल्यू 3.14 होती है, तो वो एक्सटेंड कर सकते हो। तो आई होप तुम इस चीज का ध्यान अब आ जाएगा डिग्री में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। कई बार जल्दी जल्दी में हम लोग ये चीज गलती कर लेते हैं कि हम ये रेडियंस वाला ये आंसर यहाँ लिख देते हैं, जबकि हमें डिग्री में आंसर देना। आई होप सबको क्लियर हो। ये सब इसी पॉइंट को बताने के लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये छोटी सी मिस्टेक आपसे ना हो। कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, स्लिट सेपरेशन दे रखा है, वो हमने नोट डाउन कर लिया।
वेवलेंथ दे रखा है, नोट डाउन कर लिया। टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस दैट आर ऑब्जर्व इन द एंगुलर रेंज। ओके, कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमें दिखेंगे -30 से लेकर +30 के बीच में। तो अगर हम लोग एक पैटर्न बनाए इस तरह से, पहले तो हम एंगल को सोचे ना, आपको एंगुलर, ये जो एंगल है उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी ये एंगल होते हैं ना, इनको एंगुलर पोजीशन बोला जाता है फ्रिंजेस के। और वो कहाँ से मेजर किया जाता है? आपके सेंट्रल पॉइंट से, जो दोनों स्लेट के बीच मिड पॉइंट होता है ना, वहां से ये एंगल मेजर किए जाते हैं। ये वाला एंगल होता है। तो कोई भी पॉइंट P पर अगर एंगुलर पोजीशन निकालना है तो वो ऐसे निकाला जाता है। ये एंगुलर पोजीशन ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये पॉइंट P आपका कोई ब्राइट फ्रिंज है तो ये ब्राइट फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन हो जाएगी, या कोई डार्क फ्रिंज है तो डार्क फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन हो जाएगी। ये एंगुलर पोजीशन आपको पूछा है 30 से -30। तो -30 यहां से लेकर, मतलब ये -30 यहां से लेकर +30 तक। ठीक है, तो -30 से लेकर +30 तक। ठीक है, +30 माइनस यहां से लेके यहाँ तक कितने सारे इसमें ब्राइट फ्रिंज आएंगे, वो हमें नंबर काउंट करने। उसको काउंट करने के लिए देखो, पहले तो हमें पता है कि पार्ट डिफरेंस ब्राइट फ्रिंजेस के लिए कितना होता है, n लैम्डा। तो इस रेंज में जहां जहां पार्ट डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होगा, वहां वहां एक ब्राइट फ्रिंज होगा। वो बात समझते हैं। अब हम पार्ट डिफरेंस को आगे इलाबोरेट करके लिखेंगे डी साइन थीटा। तो आपको याद रखना है, डी साइन थीटा यूज करते हैं। पार्ट डिफरेंस होता है जब स्मॉल कैपिटल डी इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू स्मॉल डी। तो ये आ गया। अब डी साइन थीटा हमें पता है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकाल सकते हैं, विच इज डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा। दिस इज द ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर जो आपको मिलेगा ब्राइट फ्रिंज का। तो काम करते हैं, क्योंकि हमें थीटा दे ही रखा है, हमें कहां तक मैक्सिमम जाना है, 30 डिग्री तक। तो पुट करके देखते हैं। तो डी की वैल्यू किधर गया, डी दैट इज 0.32 mm। तो -3 साइन 30 हाफ डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, लैम्डा। लैम्डा कितना, 500 नैनो मीटर। तो कितना आ जाएगा टोटल, तो डिवाइड करें, सारी पावर चली जाएगी, तो 320 -6। ठीक है, तो अगला स्टेटमेंट जो बनेगा इसमें, यहाँ पे बचेगा 320, नीचे बचा देते हैं 5, ये 7 हो गया, -7 पावर हो गया, यहाँ पे -6 हो गया। और 320 का भी आधा हो जाएगा, क्योंकि ये 2 भी है। तो 320 का आधा जो होगा 160, और साथ में, ठीक है, आई थिंक मैनेज हो गया ना बाकी सारे। 500 नैनोमीटर। इसमें टोटल पूरा लिख देते हैं, नहीं तो n इक्वल टू d विच इज 0.32 हाँ, नॉट 32, शायद यही दिक्कत हो रही। 320 है, ओके, 320 है। में है तो 10⁻⁻6 इंटू साइन 30, क्योंकि मैक्सिमम हमें 30 तक जाना है, तो साइन 30 कितना हो गया, हाफ, डिवाइड बाई कितना हो गया ये, 500 नैनोमीटर, नैनो मतलब 9। चलो कहते हैं, तो ये 320 इंटू 10⁻⁻, ये 6 कहाँ से आ गया, -6 हो गया, नीचे आ गया 5 इंटू 10⁻⁻7 आ गया, और साथ में हाफ आ गया। तो पूरा अगर कैलकुलेट करें, तो 320 डिवाइडेड बाई 5 इंटू, ये 10 ऊपर बचेगा, 2 बचेगा, 5 तो 5 से 5 चला गया, तो 320 आ गया एन की वैल्यू। इसका मतलब कि 30 डिग्री तक जो ब्राइट फ्रिंज एग्जिस्ट करेगा, वो कौन से ऑर्डर का होगा, 320th। तो सोचो, इस सेंट्रल लाइन से ऊपर 320th तक ब्राइट, 1 2 3 4 करके 320 तक ब्राइट फ्रिंजेस होंगे।
और एग्जैक्ट सेम चीज नीचे होगा क्योंकि -30 में भी सेम वैसे ही होगा। तो टोटल ब्राइट फ्रिंजेस कितने हो गए? 320 सेंट्रल लाइन के ऊपर, 320 सेंट्रल लाइन के नीचे। तो आंसर 640 कई बार लोग ये टिक कर देते हैं जल्दीबाजी में। तो इसीलिए ऑप्शन में दे भी रखा है, उनको पता है तुम ये गलती करोगे, बट ध्यान रखना है कि इसमें कौन सी वैल्यू काउंट नहीं हुई है, वह सेंट्रल ब्राइट। यहां पर भी तो मैक्सिमा होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इसकी वजह से और क्या ऐड करना है, +1। ये सेंट्रल ब्राइट को छोड़कर बाकी जो ब्राइट फ्रिंज है वो आया है। तो टोटल कितना हो गया? 641। ठीक है, छोटी सी सिली मिस्टेक, सवाल चला जाता है। तो इस चीज को बताने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है, ताकि आप इसका ध्यान रख सके कि जब भी आप नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेंट्रल ब्राइट को ना भूलें। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अगेन इसी तरीके से। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ओ स्लिट वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक एसएचएम की इक्वेशन दे रखी है, D0 प्लस A0 साइन ओमेगा टी। ये स्लिट का वेरिएशन है, तो जो स्लिट का गैप है वो चेंज हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं, ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, साइन ओमेगा टी बता रहा है ना, ऑसिलेट हो रहा है, तो ऑसिलेट। द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट फ्रिंज विड्थ एंड स्मॉलेस्ट फ्रिंज विड्थ। अभी क्वेश्चन देख के लगता है कि क्या डिफिकल्ट होगा, लाइक एसएचएम मिला रखा है और ये सब, जबकि सवाल है बहुत सिंपल अगर आप काम माइंड से इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको इसमें एसएचएम की कोई नॉलेज नहीं चाहिए सॉल्व करने के लिए। सिंपल बात है, अगर मैं पूछूं मैक्सिमम कितना हो सकता है स्प्लिट विथ, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? D0 प्लस A0, जो कि जब साइन ओमेगा टी 1 होगा। जिस केस में मिनिमम आएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो मिनिमम फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा? लैम्डा, लैम्डा कैपिटल D बाय मैक्सिमम D, विच इज D0 प्लस A0। इसमें कौन सा एसएचएम चाहिए, है ना। और डी मिनिमम, सबसे मिनिमम जो हो सकता है जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू -1 हो जाएगी, तब कितना हो जाएगा? D0 माइनस A0। तो बीटा अब में आएगा मैक्सिमम, बीटा मैक्सिमम कितना होगा? लैम्डा D अपॉन D0 माइनस A0। बस सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें कुछ है ही नहीं है, तुम जैसा कुछ है ही नहीं, आपको बस इसको सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर मिल जाएगा। तो बीटा मैक्स माइनस बीटा मिन इक्वल टू क्या आएगा? लैम्डा D विच इज D0 माइनस A0 माइनस D0 प्लस A0। इस तरह से मतलब मैथ की शक्तियों का इस्तेमाल करो, सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आ जाएगा, इधर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2A0 डिवाइडेड बाय नीचे D0 स्क्वायर माइनस A0। ये तो मैच कर लो कितना मैच हो रहा है, तो आई थिंक बी मैच हो जाएगा, है ना? इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, कोई ऐसे सिस्टम से घबराना नहीं है, सिंपल सवाल है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, तो ये उस टॉपिक का सवाल है जिसमें हम अपने स्लिट्स के सामने ग्लास प्लेट को प्लेस करते हैं और उसकी वजह से आपका जो पैटर्न है, इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो क्या होता है? शिफ्ट होता है। तो ये सब चीजें हमने रिवाइज की थी, उस लेक्चर को आप देख सकते हो इनकेस अगर आपने नहीं देखा है तो। और S1 के सामने रखा है, तो एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन एयर मोनोक्रोमेटिक लाइट ड्यू टू, ओके, शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा पूछा है। देखो आपको क्वेश्चन में लिखा है ना कि आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो कितने डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाता है? x B0 से, जहाँ पे B0 आपकी फ्रिंज विड्थ है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं x की वैल्यू क्या होगी। तो पहले फ्रिंज विड्थ देख लेते हैं। तो फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू होगी वो होती है लैम्डा D बाय स्मॉल डी, क्योंकि इसके टर्म में आंसर देना है। और जो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला, तो हमने क्या चीज समझ रखा है कि जिस प्लेट के सामने ग्लास प्लेट रखा जाता है उसकी तरफ ही आपका सेंट्रल ब्राइट शिफ्ट होता है। तो अभी S1 के सामने रखा है, इसका मतलब सेंट्रल ब्राइट आपका जो है वो कहीं यहाँ पर शिफ्ट होगा, ऊपर कहीं पे मार्क कर देते हैं। मैं ये नहीं इंडिकेट करना चाहता कि सामने आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर। तो सेंट्रल ब्राइट जो है या सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो यहाँ शिफ्ट हो चुका होगा, पहले सेंटर पे होता है, अब यहाँ शिफ्ट हो चुका होगा।
लेट्स कॉल दिस शिफ्ट एज डेल्टा। ठीक है, और इस शिफ्ट का हमारे पास फॉर्मूला है, तो शिफ्ट का फॉर्मूला कितना आता है, म्यू माइनस वन टी थिकनेस डी बाई डी। ठीक है, ये सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ ताकि मैं बीटा के टर्म्स में आंसर निकाल सकूँ, बीटा नॉट के टर्म में। तो दोनों को डिवाइड करोगे तो दो कुछ कॉमन चीजें दोनों से कैंसिल हो जाएंगी, और ऊपर बचेगा म्यू माइनस वन टी और म्यू माइनस वन इंटू टी, और नीचे क्या बचेगा, लैम्डा। चलो बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो म्यू की वैल्यू 1.2 माइनस वन, थिकनेस 10 माइक्रोमीटर, और वेवलेंथ की वैल्यू 500 नैनोमीटर। ठीक है, तो बहुत ही थिन शीट है, माइक्रोमीटर में इसका थिकनेस है। तो टोटल आ जाएगा ये टू, ये 0.2 होगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 2 बन जाएगा, ये 10 की रेज माइनस सिक्स, नीचे 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 7। तो 2/5 जो होता है वो 0.4 इंटू 10 रेज टू प्लस 1 बचेगा, क्योंकि 7 ऊपर जाकर। तो आपके पास कितना आ गया, तो डेल्टा बाय बीटा नॉट इक्वल टू आ गया 4, विच मीन्स कि जो शिफ्ट है वो 4 टाइम्स है बीटा नॉट। तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई। इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो। तो उसके लिए हमें ये पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो है ना, शिफ्ट इन सेंटर मैक्सिमा ड्यू टू ग्लास शीट व्हेन प्लेस्ड वन ऑफ द प्लेट। ये भी याद रखना किस तरफ शिफ्ट शिफ्ट होता है, तो जिस तरफ आपका ग्लास प्लेट रखा गया उसी साइड शिफ्ट होता है। चलो ये सॉल्व करते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट 500 नैनोमीटर यूज्ड इन डबल स्लिट। तो चलो हमने मेंशन कर लिया लैम्डा की वैल्यू। एन इंटरफेरेंस पैटर्न इस स्क्रीन पे मिल गया हमें। फिर हमने वन ऑफ द स्लिट्स को, देखो इसमें लिखा है वन ऑफ द स्लिट्स को कवर किया वेरी थिन ग्लास प्लेट से, वेरी थिन ग्लास प्लेट से। सेंट्रल मैक्सिमा जो है शिफ्टेड टू अ पोजीशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। तो बताओ ग्लास प्लेट की थिकनेस, वेरी मैं कहूंगा इजी क्वेश्चन ही है, बस इस सवाल को समझना पड़ेगा। एक बार समझ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार पैटर्न बनाता हूँ आपको। तो बिफोर एंड आफ्टर में यहाँ लिख देता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे स्लिट्स हैं S1 S2, ये हमारे स्क्रीन है बिफोर, ये स्क्रीन है आफ्टर। ये हमारा बिफोर, ग्लास प्लेट रखने से बिफोर यहाँ पे होता है सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट ब्राइट। ऑब्वियसली बीच में एक फर्स्ट डार्क भी होता है, तुरंत ब्राइट नहीं आ जाता, बीच में फर्स्ट डार्क होता है, तो डार्क वाले अभी नहीं दिखा रहा हूं मैं। वैसे सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, और ऐसे ही आप इमेजिन कर सकते हैं एग्जैक्ट से बिलो द सेंट्रल लाइन आ जाएगी। और जो फोर्थ ब्राइट है, ध्यान रखना उसकी डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है फोर्थ ब्राइट का। अगर किसी भी ब्राइट फ्रिंज के लिए, फॉर ऑल ब्राइट फ्रिंज, हमारी जो डिस्टेंस होती है एन की, वो क्या होता है, एन लैम्डा डी बाई डी। आपको ये फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, इसको यूज करते हुए एन इक्वल टू 4 पुट करेंगे, और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, ये डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, ग्लास प्लेट किया, प्लेस किया। तो ग्लास प्लेट हम लोग S1 के सामने रख रहे हैं, मान लो ऐसा। तो S1 के सामने रखा, ऊपर वाली स्लेट के सामने रखा, तो आपका सेंट्रल ब्राइट जो यहाँ पे अभी सेंटर पे दिख रहा है, ये जो है वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। और क्या बोला है कि इसने वही पोजीशन ले ली है। अगर मैं थोड़ा सा इंडिकेट करूं तो फोर्थ ब्राइट को इंडिकेट कर देते हैं। आपको ये बोला है कि उस फोर्थ सेंट्रल ब्राइट ने वो पोजीशन ले लिया है जो प्रीवियसली ऑक्युपाइड था फोर्थ ब्राइट का। इसका मतलब सेंट्रल ब्राइट आफ्टर द ग्लास शीट इज प्लेस्ड कहां पे आ गया, यहां पर शिफ्ट हो गए।
ठीक है, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, क्या इसको शिफ्ट बोला जाएगा? सेंट्रल मैक्सिमा का शिफ्ट, सेंट्रल ब्राइट का शिफ्ट, क्योंकि पहले यहां था, अब यहां आ गया। और आप नोटिस करोगे ये किसके बराबर आ रहा है, देखो, बस इतना ही समझना था। तो यहाँ पर इसका मतलब कि शिफ्ट की वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 लैम्डा d/4, बस इतना ही समझना था और आंसर आ गई। ठीक है, इसमें आंसर लैम्डा की वैल्यू होती है μ-1 टी डी बाय स्मॉल डी। ये आपका शिफ्ट आ गया सेंटर मैक्सिमम में 4 टाइम्स लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, तो ये कैंसिल हो गया। देखो थिकनेस आ गया 4 लैम्डा, 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय μ-1, μ-1, ये आपका आंसर है। वैल्यूज पुट कर दो, you'll get your answer। आई होप क्लियर हो, बहुत सिंपल तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन जिस टॉपिक का करेंगे, तो हमारे पास अगेन डबल स्लिट का सेटअप दे रखा है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप दिया है, S1 S2 ओके डी। और अब इस केस में, ठीक है, ये एक स्पेशल केस हो जाएगा जिसमें आपके दोनों स्लिट के सामने ग्लास प्लेट रखा हुआ है। इस केस में यहाँ पे भी ग्लास प्लेट है, यहाँ पे भी ग्लास प्लेट है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, दोनों की थिकनेस सेम दे रखा है विच इज 0.1 mm, और वेवलेंथ दे रखा है जो लाइट आ रही है, और आपको पूछा है सेंट्रल ब्राइट कितने वैल्यू से शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, ये गलती अब वापस नहीं करना है। इतने सारे आपने रट के बैठ गए कि यही वापस लगा दिया, अब आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ये तो तभी यूज किया जा सकता है जब सिर्फ एक ही स्लिट के सामने हो, तब तो हमें पूरा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, शुरू से करना पड़ेगा। आप चाहो तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, मैंने दोनों स्लिट के सामने रखने के बाद कितना शिफ्ट होता है उसका भी फॉर्मूला लिखा है, तो वो भी याद रख सकते हो। बट चलो हम शुरू से इसको समझेंगे। तो अगर दोनों स्लिट के सामने हमने ऐसे ग्लास प्लेट रखा हुआ है, ठीक है, दोनों स्लिट के सामने, अब जो दोनों से लाइट आएगी, चलो दोनों से लाइट अगर सेंटर पे आती है, चलो सेंटर पे बात, हम क्या बोलेंगे, इन दोनों का ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स ज्योमेट्रिकल, वो कितना है, 0, है ना। दोनों ज्योमेट्री वाइज तो सेम ही डिस्टेंस चल रहे हैं, हमें लग रहा है ना कि दोनों तो सेम डिस्टेंस चले, तो उस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ये ज्योमेट्रिकल लेंथ आपको सेम दिख रही है, बट ऑप्टिकली ये सेम नहीं चल रहे क्योंकि दोनों अलग अलग मीडियम में चल के आए हैं। इनके बीच का ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस क्या होगा, ज्योमेट्रिकल डिफरेंस तो 0 है, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो इस लाइटनेस के अंदर कितना डिस्टेंस चला है, ऑप्टिकल पाथ आप लिखोगे μ1 × T1, अगर इसका μ1 और इसका T1 आता है, अभी के लिए सेम है तो हम लोग सेम लेके चलते हैं। तो थिकनेस टी ये μ1, ये μ2 आई थिंक ये रखा है। तो जो ये वाली लाइट है, जो ये वाली लाइट है वो कितना डिस्टेंस अंदर लाइट प्लेट के अंदर चल रही है, वो μ2 × T, ठीक है, इन कंपैरिजन टू एयर। और ये वाली लाइट जो है वो कितना चल रही है, μ1 × T। उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका ऑप्टिकल पाथ लेंथ बन जाएगा सेंटर पे। और इसी की वजह से टोटल डिफरेंस निकालने के लिए आपको ऐड करना पड़ता है, तो टोटल पार्ट डिफरेंस आप देखोगे 0 नहीं आएगा। और क्योंकि ये 0 नहीं आ रहा, विच इंडिकेट कि यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट नहीं बनेगा, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट उसे बोला जाता है जो पार्ट डिफरेंस 0 के कोरस्पॉन्डिंग ब्राइट फ्रिंज होती है। वो कहीं ऊपर कहीं आएगा, या इसके इसमें μ2 ज्यादा है तो नीचे कहीं आएगा सेंट्रल ब्राइट। मुझे कैसे पता नीचे आएगा, क्योंकि μ2 ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका ऑप्टिकल लेंथ ज्यादा है, तो पार्ट डिफरेंस 0 करने के लिए ऊपर से आने वाली रे का ज्योमेट्रिकल लेंथ ज्यादा करना पड़ेगा। और ज्योमेट्रिकल लेंथ ज्यादा तभी होगी जब ये नीचे कोई पॉइंट हो, तो यहाँ पर होगा और हमें ये शिफ्ट निकालना है। और ये शिफ्ट निकाल सकते हैं, तो जब लाइट यहाँ कहीं आएगी, तो जैसे यहाँ अगर मीट करती है, तो अगर ये डिस्टेंस y है, तो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस अब इस लोकेशन पे, ये तो इस लोकेशन का था, ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस कितना होगा, y d/d,
ये हमें नॉर्मली हमें पता होता है कि जनरली अगर प्लेट नहीं होते तो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस ये आता है, और ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस अभी भी इतना ही है। ये दोनों बस क्या करना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए। तो जहां पर जिस पॉइंट पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे वहीं पर आपका पार्ट डिफरेंस क्या होगा, जीरो। तो दोनों को कैंसिल आउट कर दो तो आप क्या बोलोगे, ये जहां पर कैंसिल आउट करने का मतलब ये जो जहां पर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए। अब देखो ये सेम क्यों कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट समझने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक इसकी थ्योरी देखनी पड़ेगी कि क्यों सेम कर, क्योंकि ये दोनों पार्ट डिफरेंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे उस पॉइंट पर। तो हम कह सकते हैं, क्या लिखेंगे, म्यू टू टी माइनस म्यू वन टी इक्वल टू कितना आएगा, कितना आएगा, वो कितना था, वाई डी बाई डी। और वाई ही हमें आंसर सॉल्व करना है। तो ये ज्योमेट्रिकल पाथ है, ये ऑप्टिकल पाथ है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जो S2 से आने वाली रे है वो ऑप्टिकली ज्यादा चल रही है, और जो S1 से आने वाली रेज है वो ज्योमेट्रिकली ज्यादा चल रही है। तो अगर दोनों एक दूसरे के पाथ डिफरेंस को कैंसिल आउट कर दे तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो उस लोकेशन पे। तो हमारा आंसर y की वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन टी डी बाई स्मॉल डी। एंड यही आपका शिफ्ट भी हो जाएगा क्योंकि यही तो डिस्टेंस है, पहले सेंट्रल लाइन पे था, अब y नीचे शिफ्ट हो गया तो y की वैल्यू शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमम। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 1.55 माइनस 1.51, थिकनेस इज आई थिंक 0.1 है, तो के लिए -3। स्क्रीन की जो डिस्टेंस है आई थिंक वो मेंशन कर रखा है, स्क्रीन की डिस्टेंस दिया हुआ। अच्छा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ओके, शिफ्ट बाय कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछा है, ओके। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालने का तरीका देखें, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऐसा समझो, अगर आपका एक फ्रिंज की जो लेंथ है वो 2 mm, एक फ्रिंज की जो विड्थ है, और मैं कहता हूं टोटल जो शिफ्ट हुआ है वो 10 mm हुआ है, तो इसका मतलब शिफ्ट कितने फ्रिंजेस हुए, तो कितने फ्रिंज जो है वो ऐसे शिफ्ट होंगे वो पूछा है। तो वो बहुत सिंपल है, दोनों को डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ फ्रिंज जो शिफ्ट हुए होंगे वो 10 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 2, क्योंकि हर एक फ्रिंज 2 mm का है, टोटल शिफ्ट 10 mm का हुआ, तो टोटल कितना शिफ्ट हुआ होगा, कितने फ्रिंजेस शिफ्ट हुए होंगे, 5। तो इसमें भी यही करना है। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालने के लिए, नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितना शिफ्ट हुआ उसको किससे डिवाइड करना है, बीटा से। दैट विल बी द नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड। तो डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन टी डी बाय स्मॉल डी डिवाइडेड बाय लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये डिवाइड हो जाएगा और बचेगा आपके पास ये म्यू टू माइनस म्यू वन टी एंड डिवाइडेड बाय लैम्डा। इसीलिए कैपिटल डी और स्मॉल डी नहीं दिया है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, अब इसमें बस वैल्यूज पुट करना है। तो 1.55 माइनस 1.51 इंटू 0.mm डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ ये 4000 एम्स्ट्रॉन्ग। तो 4000 एम्स्ट्रॉन्ग को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻⁷, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.04 10⁻⁻⁴, और नीचे आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁷। तो कितने जीरो, ऊपर 6 जीरो है, नीचे 7 जीरो है, तो इसका मतलब कितना बचा, 10। तो टोटल 10 फ्रिंज जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे जब आपको ग्लास शीट रखोगे ना दोनों के सामने, तो पूरे 10 जो फ्रिंजेस है यहाँ पर ऐसे फ्रिंज है अभी सेंट्रल ब्राइट, तो जब सेंट्रल ब्राइट ऊपर जाएगा या इसके नीचे जाएगा तो 10 फ्रिंज जो है वह नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हारा आंसर। आई होप सबको क्लियर है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस PYQ डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिवाइज करेंगे डायफ्रैक्शन और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को, और कुछ PYQs के भी प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।